नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भव्य एकेडमिक क्लासेस। भव्य एकेडमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट है, वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण की प्रविधि का संबंध निम्नलिखित में किससे है? जेम्स एंड एंजिल, वुंड, टिचेनर, फ्रायड, इविंगहास। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, वुंड एवं टिचेनर। ओके, सेकंड देखिए, मनोविज्ञान का विज्ञान कहलाने में किस कारक का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्ध योग, नियंत्रित प्रयोग, ऊपर के सभी कारकों का। तो इसमें ऑप्शन 4 सही रहेगा, ऊपर के सभी कारकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक शोधकर्ता ने समूह के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसी वस्तुनिष्ठ विधि अपनाई जिसमें उसने समूह के सभी सदस्यों से समान कठिनाई स्तर के प्रश्न को समान ढंग से पूछा। यह एक उदाहरण है। नियंत्रित प्रेक्षण, अनियंत्रित प्रेक्षण, सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नियंत्रित प्रेक्षण। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। मनोविज्ञान मापन को अक्सर यह कहा जाता है कि यह डैश का मापन है। मनोमितिकी, बुद्धि, परिस्थिति जन्यता, व्यक्तिक विभिन्नता। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, व्यक्तिक विभिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके होने पर हम लोग परीक्षण के उपयोग एवं क्रियान्वयन को माननीकृत कहते हैं? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मानक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किससे परीक्षण की विश्वसनीयता का माप होता है? तो इसमें सही ऑप्शन रहेगा सहसंबंध गुणांक। इसका होता है सहसंबंध गुणांक। किसका है? परीक्षण की विश्वसनीयता का माप क्या हो गया? सहसंबंध गुणांक। अगला देखिए, परीक्षण की उस क्षमता को मापने का गुण जिसे मापने के लिए बनाया गया था कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? वैधता। मापने का गुण जिसे मापने के लिए बनाया गया उसे कहते हैं वैधता। आगे चलिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को स्तरीय तभी माना जाता है जब उसकी विश्वसनीयता, वैधता और मानक ज्ञात हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, विश्वसनीयता, वैधता और मानक ज्ञात हो। आगे चलिए, देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ सीमा तक आनुवंशिक और वातावरणीय कारणों की प्रतिफल है। ये विचार किसका है? तो बिबे एंड हंट, बिबे एंड हंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। आगे देखिए, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है। तो ऑप्शन है रक्त, पित्तरक, मस्तिष्क, नलिका वहीन ग्रंथियां। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा पित्तरक। ठीक है, अगला देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ 5वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वाटसन, फर्स्ट ही करेक्ट है। इसके अलावा और ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, रॉस। तो सही ऑप्शन है वाटसन। अगला देखिए, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो वह वैज्ञानिक कौन था? तो ये था वाटसन। कौन था? वाटसन। देखो, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बच्चा मांग रहा है, बच्चा एक बेटा होता है और बेटा क्या होता है? सन। तो ऐसे याद रख सकते हो, वाटसन। ठीक है, बेटे को व्हाट मतलब क्या क्या बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। असमायोजन का मुख्य कारण है। तो असमायोजन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सौहार्दपूर्ण वातावरण का अभाव, सौहार्दपूर्ण वातावरण का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला देखिए, घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है। घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या है। तो घुमंतु बालकों की समस्या क्या है भाई? देखो, स्थायी रूप से न रहना, क्योंकि घुमंतु है तो वो घूमता ही रहेगा सब तरफ, तो स्थायी रूप से कहीं उनका निवास होता नहीं है, तो वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला देखो, बालकों के कुसमायोजित होने के कारण होते हैं। तो देखो, आनुवंशिक कारण भी है, शारीरिक कारण भी है, स्वभावगत एवं संवेगात्मक कारण भी है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा इसके लिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखिए,
बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा परिवार। सामाजिकरण, सोशलिज्म कहाँ से सीखता है वो? परिवार से। ठीक है। अगला देखिए, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है स्टर्न का, टर्मन का, वेशलर का, गैरेट का। इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा स्टर्न। कौन सा हो जाएगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असामान्य बालकों की पहचान की जा सकती है शारीरिक जांच द्वारा, बुद्धि परीक्षा द्वारा, समाज मिति द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी द्वारा। अगला देखिए, विकलांग बालकों के लिए विद्यालय होने चाहिए रात्रिकालीन, दिन के, आवासीय, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए होना चाहिए आवासीय, विकलांगों के लिए आवासीय, ताकि आने जाने में उन्हें परेशानी ना हो बार बार में। अगला देखो, अब दोस्तों यहाँ तक हमने ये मनोविज्ञान के क्वेश्चन किए। आगे देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला देखो, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, पश्चिमी विक्षोभों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन देखिए, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, अंध महासागर में, या हिंद महासागर में। तो इसके लिए सही ऑप्शन है भूमध्य सागर में। ठीक है। अगला देखो, सैक्रामेंटो सॉन जुआकिज घाटी जो अमेरिका में अंगूर व सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। ये कहाँ है? कैलिफोर्निया राज्य में। अब इसका फैक्ट भी देखते चलिए साथ में। सैक्रामेंटो सॉन जुआकिज घाटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगला आइए, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर, तो नेपा नगर किसके लिए है भाई? सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा या अखबारी कागज। तो आप इसके लिए लोगे ऑप्शन नंबर 4, अखबारी कागज। अगला देखिए, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो ये है जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जादूगोड़ा। अगला देखिए, सर्वप्रथम गुट पर निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वीके कृष्ण मेनन, महात्मा गांधी, मार्शल टीटो। तो इसके लिए सही ऑप्शन है वीके कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। तो प्रथम मापन किसने किया? देखिए, विलियम डिग्बी द्वारा, दादा भाई नारोजी, एम.जी. रानाडे, वी.के.आर.वी. राव। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नारोजी। सेकंड। अगला देखिए, भारत में अणुबम के विकास से कौन संबंधित है? एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा राजा रमन्ना। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, थोड़ा सा इसके फैक्ट फाइल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। देखिए, भारत में अणुबम के विकास से संबंधित वैज्ञानिक राजा रमन्ना है। डॉक्टर रमन्ना के निर्देशन में ही 1974 में भारत ने अपना प्रथम अणुबम का परीक्षण किया था। मतलब पहला अणुबम परीक्षण कब हुआ? 1974 में। डायरेक्टर किसने किया इसको? डायरेक्ट किसने किया? डॉक्टर रमन्ना ने। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक हैं। होमी जहांगीर भाभा ने 1948 में भारत के परमाणु कार्यक्रम को प्रारंभ किया था, जबकि के कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के क्षेत्रीय संगठन का माप है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का, तो यह है आसियान। संगठन का नाम क्या है? आसियान। ये माप नहीं है, नाम है। ठीक है, आसियान। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को क्या बोलते हैं कंबाइंडली हम? आसियान। ओके, नेक्स्ट चलिए। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस शब्दों का क्या मीनिंग है बताओ? एक ही अर्थ है, भिन्न है, उल्टा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र में यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों भिन्न है। वैसे आप देखोगे इंग्लिश के हिसाब से यूटिलिटी और यूजफुल का एक ही मतलब होता है, लगभग लगभग बराबर से होते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में इन दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। ठीक है। अगला देखिए, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक संख्या उसी देश में होगी जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है? वो है चीन।
तो इसके सही ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, चाइना। ठीक है, अगला देखिए, अपसरण क्षेत्र में किस तरह के ज्वालामुखी का उद्भव होता है? प्रसुप्त, मृत, सक्रिय या असक्रिय? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव, सक्रिय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? सिंधु, नील, रियो ग्रांडी या राइन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा राइन। कौन सी हो जाएगी? राइन। अब जिसने पिछली वाली मेरी वीडियो देखी है, हमें ये बताए कि राइन नदी के बारे में एक क्वेश्चन था, उसमें राइन नदी की विशेषता क्या है? क्या है, याद करो। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें राइन नदी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए फैक्ट फाइल, राइन की फ्रांस और जर्मनी के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। जो ये राइन नदी है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या बनाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट आ जाइए। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो पहला है इसका सही ऑप्शन अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट देखिए, सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ेगी? देखो, तुरान और ओंटारिया, बंगाल और त्रिपुरा, सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और हुरोनी। तो आप थोड़ा सा अगर इसको याद रखना चाहो तो देखो, सू के अंदर दो वर्ड हैं, मतलब एक तो से है और एक ऊ है ना, दो लेटर है इसके अंदर, से और ऊ, सू। तो इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका, आप देखो, सू तो आपको इधर भी मिल जाएगा और इसमें हु और जोड़ दो, सुहू, ऐसे कुछ, सुहू या सू, ऐसे कुछ करके कुछ आप याद रख सकते हो। दोनों में ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, दो ऊ की मात्रा मिलकर एक बड़ी ऊ की मात्रा बन रही तो सू बन जाएगा, ऐसे कुछ याद रख सकते हो। तो देख लीजिए आप अपने लेवल पे जैसे आपको सूटेबल लगे। तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखिए इसका फैक्ट फाइल देख लीजिए, सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए सू नहर बनाई गई। ठीक है, बनाई गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? ये तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन तो जरूर पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। ये ऑप्शन है पृथ्वी, क्योंकि अर्थ ही नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, फोन किस क्षेत्र की गर्म हवा है? तो फोन है आल्पस, रॉकी, एंडीज, हिमालय। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आल्पस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आल्पस। अगला देखिए, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर मतलब खून की वर्षा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर भाई खून की वर्षा होती है? तो ये देखो, ये है इटली। क्या है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दोस्तों अभी तक हमने करीब 40-45 क्वेश्चन कर लिए हैं। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में ये भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है आगे नए वीडियोस बनाने का। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी इसकी हम 15 टेस्ट पेपरों की सीरीज बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप बाकी के पेपर्स भी उसमें जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर स्थित है या केंद्रित है? तो देखिए, आयनोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही, खड़ी दीवारों वाले रिवर को कहते हैं? तो यह है काल्डेरा। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। खड़ी दीवारों वाले रिवर को क्या बोलते हैं? काल्डेरा। अगला देखिए, लाल मृदा का रंग होता है, किसके कारण होता है लाल? लाल किसके कारण होता है? बलुई मिट्टी के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहमय पदार्थ के कारण या नाइट्रोजन के कारण? तो इसमें लाल रंग का ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, मरुद्वीप मृदा का रंग लाल होता है। ठीक है, अगला देखिए, मरुद्वीप इससे संबंधित है। तो मरुद्वीप, मरु नाम से ही पता चल रहा है, राजस्थान रहने वालों को सबको पता है मरु किसे बोलते हैं? मरुस्थल। ठीक है, तो वो रेगिस्तान ही होगा किसी भी हालत में। सही ऑप्शन है 4th, मरु, रेगिस्तान। करेक्ट, मरुद्वीप क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। अगला देखो, ब्लैक फॉरेस्ट अब पर्वत अवस्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है भैया? जर्मनी में है। कहाँ पर है? जर्मनी में। आइए
अब इसका फैक्ट फाइल देख लेते हैं थोड़ा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, काला पर्वत जर्मनी में स्थित है। ठीक है, देखो ये जो फैक्ट फाइल दी गई है साथ में, इससे कई बार याद रखने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो होता नहीं, इसमें ऑप्शन तो होता नहीं, सिंपली एक स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा इस फैक्ट फाइल के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है, जिससे होता यह है कि एक क्वेश्चन के आप कई क्वेश्चन बना सकते हो, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो, ये आप मान के चलो आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप कितनी बुक्स पढ़ लो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी भी सॉलिड होनी चाहिए, और सॉलिड का मतलब ऐसी कि कहीं से कुछ भी आ जाए वो आपको पता हो, या आपका आंसर उसके आसपास भी होगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिग्मी निवासी है, कहाँ का है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो देखो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, अफ्रीका। अगला देखिए, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है, इस अभ्रक को क्या कहते हैं? तो देखो, कैरैया, जिबारो, रूबी वैरायटी या हुरा? तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, रूबी वैरायटी। अब देखिए, आपके पास फैक्ट फाइल में है कि झारखंड जो राज्य है विश्व का 42.4%, मतलब विश्व का 42.4% और इंडिया का 90%, इंडिया का 90% जो अभ्रक है वो यहीं पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सफेद अभ्रक भी पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूबी अभ्रक। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए अभ्रक राजस्थान में कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आया किसी को याद अभ्रक? थोड़ा हिंट दे दें, अभ्रक में बीच में क्या है वर्ड? भ, और भै से कौन सा जिला है? देखो अब आप सोचो, आगे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ग्लोबलाइजेशन 1998 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्टसन, मैल्कॉम वाटर्स, रोजेनार्ड, गिलपिन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है, और ये आई थिंक पिछले पेपर में फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैल्कॉम वाटर्स। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव को स्वीकृत किया, कब किया? 24 अक्टूबर 1945, 3 नवंबर 1950, 1 जनवरी 1955 या 22 अक्टूबर 1962? अब देखिए, अगर आपने पिछला पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर जो हमने फर्स्ट बनाया, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ की फैक्ट फाइल एक बहुत थोड़ी बड़ी सी फैक्ट फाइल थी, उसमें ये आंसर था। तो आप चेक करके मुझे बताइए, ठीक है, कि आपने वो देखा या नहीं, और आपने क्या पढ़ा उसके बारे में। आगे देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही, 3 नवंबर 1950। आगे देखिए, नंदा देवी चोटी कहाँ है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कुमाऊं हिमालय। आगे देखिए, गुजराल सिद्धांत है पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की नीति, एक तरफा दोस्ताना रियायतें देने की नीति, हिमतक्षेश देशों से संबंध बढ़ाने की नीति, दक्षिण एशिया के देशों का आर्थिक संगठन बनाने की नीति? तो इसके लिए ऑप्शन सही है सेकंड, एक तरफा दोस्ताना। इसका ऑप्शन सही है, एक तरफा दोस्ताना रियायतें देने की नीति। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई सूची से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो ऑप्शन है आपके पास, कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट? तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सेकंड, नंदा देवी। ठीक है, अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये सरदार सरोवर किस पे है? नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 25 सालों में पूछे गए क्वेश्चनों पेपर से बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लग सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध तो पहले का बना हुआ है, अब बनाया जा रहा है, ऐसा तो कोई करंट में तो चल नहीं रहा है काम। ये एक्चुअली पिछले
पुराने पेपरों के क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो इसमें कुछ इस तरह की लैंग्वेज आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा नदी। ठीक है, अब इसका फैक्ट फाइल देख लीजिए। इस परियोजना में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए, उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या नंदा देवी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंदा देवी। आगे देखिए, मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमवती, पालार? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कावेरी। अगला देखिए, भारत में 2 ग्रीनफील्ड वायुपतन परियोजनाएं बिल्ड और ऑपरेटर ट्रांसफर के आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से एक बेंगलुरु में है, तो दूसरी कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओटसी क्या है? तो ओटसी चीन की परमाणु शक्ति युक्त एक पनडुब्बी है, अमेरिका की आर्थिक नीति के लिए प्रयुक्त नाम है, भारत का एक शेयर बाजार है, भारत के सुरक्षा अनुसंधान विकास है? तो आपके लिए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, भारत का एक शेयर बाजार। ठीक है, भारत का एक शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? देशहरो, ऊपरमाल, गुर्जरत्रा, आर्बुद? तो जरगा और रागा। ठीक है, तो ये है देशहरो। क्या हो जाएगा? देशहरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहेगा इसके लिए। फैक्ट फाइल देख लीजिए, जरगा और रागा के पहाड़ी भाग को हमेशा हरे भरे रहने के कारण देशहरो कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? जैसलमेर, डूंगरपुर, चूरू या बांसवाड़ा? तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जैसलमेर। थोड़ा सा इसका फैक्ट फाइल में देख लीजिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व देशी रियासतों में जैसलमेर को अंडमान निकोबार के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक वीडियो में क्वेश्चन आया था, वीडियो के पेपर में, प्री पेपर शायद स्थापना के नाम से ही आया था वहां पर। तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई? तो अगर किसी ने आप में से अटेम्प्ट किया है ये पेपर, तो उसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। ठीक है, ये देखो, मैं आपसे इसलिए कह रहा था, राजस्थान के पेपरों की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर पेपर की तैयारी करें। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो ये भी देखिए एक करंट का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चूरू, हनुमानगढ़। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, चूरू, हनुमानगढ़। अगला देखिए, राना है, राना क्या है? राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ असमीज, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान आंध्र प्रदेश नॉन एसोसिएशन? तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आगे देखिए, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए राजस्थान का साम्राज्य करीब करीब खो दिया था, ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका तो मुझे नहीं लगता कोई गलत जवाब देगा। तो ये है शेरशाह। इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है, लेकिन मीनिंग वही है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां, शेरजहां। ठीक है, शेरशाह, सॉरी, शेरशाह, नॉट शाहजहां, शेरशाह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का स्वरूप कहाँ पर पूजा जाता है? तो देखिए, डहर के बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर हनुमान जी या चांदपोल हनुमान जी? तो इसका सही ऑप्शन है सालासर हनुमान जी। ठीक है, आगे देखिए, काले पत्थर से निर्मित 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी प्रतिमा जो सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की प्रेरणा रही, तो वो कौन सी देवी है? तो इनमें सुगाली माता, काली माता, दुर्गा माता, रणचंडी? ये है ऑप्शन फर्स्ट, सुगाली माता।
देखो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, 1857 की क्रांति की देवी कौन है, 1857 की क्रांति की देवी कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा सुगाली माता। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई? राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब लगा भाई, बताओ? 1923, 1920, 1952 या 1956? अब देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना, राजस्थान में राज्यपाल पद जो बना वो कब बना, क्योंकि राजस्थान में पहले रियासतें थी, तो एकीकरण से पूर्व 1 नवंबर 1956 से पूर्व आपको पता है इसमें महाराज प्रमुख और राज प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, अब उस पद को खत्म करके सबसे पहले राज्यपाल बनाया गया, और वो कब हुआ? वो हुआ एकीकरण के बाद। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक से दिमाग लगाओगे तो भी कर सकते हो कि एकीकरण के बाद ही राज्यपाल का सृजन हुआ, और एकीकरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब पहले के ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ था, तभी ये राज्यपाल का पद नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रथम राज्यपाल कौन बना। ठीक है, आगे चलिए, राजस्थान के सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित हैं जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ है भाई? ये है जयपुर। अगला देखिए, राजस्थान की वह तैराक जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है, तो देखिए, हेमंती, दुर्गा, भक्ति शर्मा या रेशमा शर्मा? हेमंती आर्य, दुर्गा शर्मा, भक्ति शर्मा, रेशमा शर्मा? तो इसका सही ऑप्शन है भक्ति शर्मा। और हिंदुस्तान की याद हो तो आपको, हमने लूसेंट की जो जीके है उसमें आपको करवाया है, आप वीडियोस में देखेंगे तो आपको लूसेंट जीके मिलेगी, भारत का प्रथम। तो याद हो तो आपको, आर या पार, आरती याद है, कराया है हमने। जो हमको फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि उसकी याद करने की ट्रिक हमने बताई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली कौन थी? आरती। अगला देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास? तो इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, अगला चलते, सरदार क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? जोधपुर, सरदार शहर, अजमेर, उदयपुर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। अगला देखिए, बीकानेर में राठौरा ख्यात के लेखक थे दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दयाल दास। अगला देखिए, नेक्स्ट है, महिलाओं की ओढ़नी पोंचा का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, पीला या केसरिया? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा पीला। ठीक है, अब देखिए इसकी फैक्ट फाइल, पोंचा स्त्री पहनती है, वह इस ओढ़नी में मुख्य रूप से पीले रंग की प्रधानता होती है, और ओढ़नी के किनारों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। काली सिंध और आहू, काली सिंध और बेड़च, काली सिंध और गंभीरी, काली सिंध और चंबल? तो आपको सबको पता है गागरोन का किला काली सिंध नदी पर है। अब देखो, ऑप्शन आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे जो पूरे के पूरे आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा काली सिंध और आहू। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था, या फिर दूसरे तरह से कहा जाए, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो आपको पता है राजस्थान, और कोई नहीं है, म्हारो राजस्थान, आपनो राजस्थान। ठीक है, तो अब आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया हुआ है, और राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए इसकी फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश के त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959, ये गांधी जयंती वाले दिन हुआ। ठीक है, तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस प्रकार लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला पंचायती राज को अपनाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बन गया, और बलवंत राय मेहता को पंचायत राज का जनक कहा जाता है। देखो, अब आप इस क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन की फैक्ट फाइल से आपको कई क्वेश्चंस मिल गए। पहला, किसकी रिपोर्ट थी? बलवंत राय मेहता की। दूसरा, कब किया गया? 2 अक्टूबर। तीसरा, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ किया? नागौर में किया। कौन सा जिला हो गया? नागौर। और गांव कौन सा बताया मैंने अभी आपको? भगदरी, जो इसमें दिया हुआ नहीं है, आप याद लिख लीजिए इसको, भगदरी।
और बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? पंचायती राज का जनक। तो इस तरह से आप इस फैक्ट फाइल को पढ़ते रहिए, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, झारशाही सिक्के किस रियासत के थे? तो झारशाही सिक्के जयपुर, भरतपुर, बूंदी और कोटा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, शायद ये क्वेश्चन झारशाही सिक्के अभी कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में भी पूछे गए थे, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन है जयपुर। अगला देखिए, राजस्थान में कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? टोंक, भरतपुर सवाई माधोपुर, दौसा या बाड़मेर। तो देखिए खस वगैरह सबसे ज्यादा भरतपुर साइड में पाई जाती है। खस एक घास होती है। ठीक है, तो ये भरतपुर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भरतपुर सवाई माधोपुर। अगला देखिए, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। टेम्पू क्रय विक्रय, टेम्पू क्रय हेतु, कृषि भूमि का आवंटन, जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण, बेरोजगारी भत्ता। तो इसके लिए सही ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, जनजातीय छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। ठीक है, अगला देखिए, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कैसे कपिल, कैसे कोलायत। कोलायत बीकानेर। ठीक है, कोलायत बीकानेर। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगेगा? कोलायत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में खाद्यान्न भोजन बनाने हेतु प्राथमिक कक्षाओं के लिए मानदेय राशि है। तो देखिए 1.5 रुपया, 1 रुपया 58 पैसे, 2 रुपये 8 पैसे, 2.5 रुपया। अब देखो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो समय ही चला गया तो बात ही खत्म हो गई। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बाकी फिर भी इस क्वेश्चन के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से इसका सही ऑप्शन है 2.8 रुपये, 2.08 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो देखो गरीबों के लिए बीमा योजना है, सिंचाई कुओं का निर्माण है, ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध कराना, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई कुओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। थोड़ा पढ़ लीजिए, जीवन धारा योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण और लघु सिंचाई कार्य हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। यह योजना 1996 से 97 से स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित की जा रही है। पूर्व में यह जवाहर योजना के नाम से चलाई जा रही थी, उसकी उपयोजना थी ये। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की इकलौती नैरो गेज की लाइन कहाँ स्थित है? तो बूंदी, बीकानेर, चूरू, धौलपुर। तो ये सही ऑप्शन है धौलपुर। अगला देखिए, कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? तो देखिए गंगानगर, उदयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर। कालीबंगा, कालीचूड़िया, ये कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है बताओ? घग्गर नदी। ठीक है, आगे देखो, खसरा संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है? बताओ, भूमि का क्षेत्र है, राजकीय कर है, सार्वजनिक भवन है या धार्मिक कर है? ये तो आप जानते होंगे, खसरा भूमि के क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, गोबर गैस गांव के नाम से जाना जाने वाला गांव सिलोही किस जिले में स्थित है? गोबर गैस गांव। तो गोबर गैस गांव है, ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, भरतपुर, करौली या डूंगरपुर। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा डूंगरपुर। आप में से शायद बहुत से लोग इस क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हो आप इसको। अगला देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप किस किले में दिया गया? अकबर का किला, तारागढ़ का किला, गढ़बिजड़ी का किला या आगरा का किला? तो इसका सही ऑप्शन है अकबर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया। और ऑप्शन है राम सिंह, सुंदरदास, विजयदान देता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, कन्हैयालाल सेठिया। देखिए कन्हैयालाल सेठिया के इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट फाइल पढ़ लीजिए। सुजानगढ़ चूरू का रहने वाले हैं ये। ठीक है, पीतल, पातल, धरती, दोराड़ी, लील टास, शबद आदि प्रमुख रचनाएं इन्हीं की है। ठीक है, अगला देखिए, तलवार बंधाई क्या थी? तो नए जागीरदार की गद्दी सीन के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, नवनिथुल सैनिक को दिया जाने वाला अस्त्र शस्त्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, नए जागीरदार की गद्दीन सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। आगे देखो, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो
ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जालोर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट श्री गंगानगर। आगे देखो, सुंधा माता का मंदिर किस तहसील में है? तो सुंधा माता देखो जम्मारामगढ़, भीनमाल, बैराट या कोटपुतली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भीनमाल। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीपल पत्ता नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, नाक में, गले में या कमर में? तो पीपल पत्ता कहाँ पहना जाता है भाई? कान में। कहाँ पहना जाता है? कान में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन देखिए अगला, मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? तो मयूर ध्वज गढ़ किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा, मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसको हम चिड़िया टूक की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सोनारगढ़, गागरोन या रणथंबोर। ठीक है, तो सोनारगढ़ का किला कहाँ है? ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और आई थिंक ये शायद वीडियो या अनुदेशक में भी पूछा गया था, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर, इस ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसकी फैक्ट फाइल देख लीजिए, जोधपुर स्थित जोधपुर का किला, जिसका निर्माण राव जोधा ने 1458 में करवाया, का प्रारंभिक नाम गढ़ चिंतामणि था। इसकी आकृति मोर की तरह होने के लिए इसको मोरध्वज किला, विशाल आकार होने के कारण मेहरानगढ़, और चिड़ियानाथ पहाड़ी पर होने के कारण इसे चिड़िया टूक का किला या चिड़िया टूक की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान का पेपर दे रहे हो ना, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि मेहरानगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये विशाल है। मोरध्वज क्योंकि आकृति मोर की तरह है। और चिड़िया टूक नाम किस वजह से पड़ा? तो चिड़ियानाथ पहाड़ी पर है। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रखत, काकड़, डांग और रूद ये सभी क्या हैं? तो वनों के संरक्षण से संबंधित है, त्योहारों के नाम है, प्राचीन शिलालेख के नाम है, स्त्रियों के गहने हैं। तो सही है वनों के संरक्षण के नाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखो, तीवना, तीवना किस जीव की प्रजाति है? अजगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए चौथा, सांप। तीवना किसकी जाती है? सांप की जाती है। अगला देखो, चोतीना या चोलावा कहलाता है? तो तालाब है, बावड़ी है, कुआ है, वापी है। तो इसको बोलते हैं कुआ। चोतीना क्या है? कुआ। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए फैक्ट फाइल। चार चरसों द्वारा चारों दिशाओं से एक साथ जिस कुएं से पानी खींचा जा सकता हो उसे चोतीना या चोलावा कहते हैं। लाव चरस खींचने की मोटी रस्सी होती है, जो सन से बनी होती है। सन क्या होता है? एक प्रकार का रेशा। तो लाव और भी पूछा जा सकता है, लाव क्या होता है? देखो राजस्थान का पेपर है तो मैंने आपको पहले ही बताया, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। आज से शायद 7-8 साल पहले एक क्वेश्चन आया था, सूड क्या होता है? किसी ने, अगर आप में से कोई लंबे समय से तैयारी कर रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताए कि सूड क्या होता है। तो ये राजस्थान है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर। आगे आ जाइए, खड़ीर कृषि सबसे अधिक किस जिले में की जाती है? ऑप्शंस हैं जैसलमेर, सीकर, गंगानगर और कोटा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। अब देखो ऑप्शन तो पता चल गया जैसलमेर है, लेकिन अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जैसलमेर में खड़ीन कृषि जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, मुर्रा दुधारू पशु नस्ल है। मुर्रा किसकी है? भैंस की है, गाय की है, बकरी की है या भेड़ की है? तो मुर्रा तो बहुत से लोग जानते हैं, ये भैंस की नस्ल है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो इसके लिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, केंद्रीय सहकारी बैंक। तो दोस्तों करीब करीब हमने 150 क्वेश्चंस आज इस पेपर में कर लिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस करके रखिए ताकि अगला पेपर, अगला वीडियो जब भी कोई अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले लगे। दोस्तों हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेशन देता है और नए वीडियोस बनाने का। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।